ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. भाई देखिए, ये जीरो डिटर्मिनेंट होने की जो कहानी है, इसको हम लोग एक ही चीज को कई अलग अलग तरह से कह सकते हैं. ठीक है, अगर कोई दो रोज इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो तो भी चलेगा. ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा आ जाए क्या कि आप ये देखिए कि यहाँ पे ये वाला रो और ये वाला रो सेम है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. इफ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और टू कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो. तो ध्यान देना, दो रो को इक्वल होनी चाहिए या दो कॉलम इक्वल होना चाहिए. ये आप क्रांति का तब नहीं लाएंगे जब क्या हो कि एक रो और एक कॉलम सेम दिख रहा हो. ठीक है, एक रो एक कॉलम के सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, यहाँ पे दो रोज हैं, अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं तो उस केस में ऐसा फर्क आता है. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जीरो होने की कंडीशंस और भी अगर हम बोले तो डिटरमिनेंट जीरो होने की कंडीशन क्या होगी कि इफ एनी रो और कॉलम इज ऑल जीरो. अगर पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कोई कॉलम जीरो हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. ठीक है, इसी तरह से अगर रेशो ऑफ corresponding terms of any two rows or columns are equal, then determinant is equals to zero. मतलब किस तरह से कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आपको ऐसा दे रखा है ए बी सी, और एक आपको दे दिया 2a 2b 2c, और एक आपको दे दिया एक भी यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो भी इसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि देख रहे हो इन दोनों का रेशो सेम है. इन तीनों का ऐसे रेशो निकालेंगे तो रेशो सेम आ रहा है. तो अगर ऐसे दो रोज या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो, या फिर कोई दो रोज इक्वल हो या दो कॉलम्स इक्वल हो, ठीक है, या फिर कोई एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आपको ऐसा कभी दिखता है तो. ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मैं कवि कहना क्या चाहता है, कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या करूं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं. ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पुराने डिटर्मिनेंट की उतने टाइम्स वैल्यू हो जाएगी. जैसे देखो ये वाला डिटर्मिनेंट जो है, ये आपको डी यहाँ पे जो दे रखा है, और ये जो आपको यहाँ पे डी डैश दे रखा है, दोनों में अंतर देखो क्या है. तो अंतर सिर्फ ये है कि ये जो के है वो मैंने पहली रो में के मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर पहली रो में मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब डी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी डैश की वैल्यू के टाइम्स डी हो जाएगी. ठीक है, रीजन बड़ा सिंपल सा है. देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसे ओपन करूंगा तो देखो ए वन इंटू उसका कोफैक्टर सी वन वन, फिर इसके बाद बी वन इंटू उसका कोफैक्टर सी वन टू, फिर सी वन इंटू उसका कोफैक्टर सी वन थ्री. ये डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू थी. ठीक है, अगर आप यहां पे देखेंगे डी डैश के लिए, तो डी डैश के लिए क्या हो जाएगा, के ए वन इंटू सी वन वन प्लस के बी वन इंटू सी वन टू प्लस के बी थ्री इंटू सी वन थ्री. तो यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा तो ए वन सी वन वन प्लस बी वन सी वन टू प्लस बी थ्री सी वन थ्री, ये आ जाएगा. लेकिन जब देखो यही तो डी की वैल्यू थी, इस कारण से के टाइम्स डी आ जाएगा. तो इस कारण से बेसिकली इसको आप रिवर्स में देख सकते हो कि एक तरह से के टाइम्स डी मतलब क्या, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, यहाँ पे ए टू बी टू सी टू होना चाहिए. ठीक है, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये डिटर्मिनेंट है.
तो इसमें k मल्टीप्लाई कर दिया, तो k को मैं अंदर ले जाके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूं. आई कैन राइट दिस एज KA1 KA2 KA3. ठीक है, और बाकी B1 B2 B3 और C1 C2 C3. ये क्या करा, देखो ऊपर मैंने रो में मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे कॉलम में मल्टीप्लाई करा. तो जब मैं बाहर से अंदर लेके आऊंगा तो ये मेरी चॉइस होगी कि मैं किस में करूं. ठीक है, मैं किस में करूं, कि कौन सी रो में मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट रो में करूं कि सेकंड रो में करूं कि थर्ड रो में करूं, कहां पे करूं, ये आपकी चॉइस होगी. ये आपके मैनिपुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसे कहां मल्टीप्लाई करना चाहते हो. और इसे उल्टा भी यूज कर सकते हो. उल्टा कैसे यूज कर सकते हो, कि मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कि मान लीजिए ऐसे 1 2 3. ठीक है, 1 2 3, और फिर आपको दे रखा है लेट से 4 12 10. ठीक है, 3 3 9 6, ऐसे आपको डिटरमिनेंट दे रखा है. तो आप क्या कर सकते हो, अंदर से देख रहे हो कि यहाँ पे सब जगह क्या कॉमन है, 2 कॉमन है. तो आप सब जगह से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा. तो एक रो से एक बार बाहर आएगा. ठीक है ना, तो 1 2 3, तो ये क्या बचेगा, 2 6 5 बचेगा. यहाँ पे से 3 को भी कॉमन आ रहा है, तो 3 भी कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, 1 3 2, ये आ जाएगा. तो ऐसे क्या होगा कि बड़ा नंबर जो रहेगा वो छोटा हो जाएगा. तो हम लोगों को क्या आसानी हो जाएगी, हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा रिकैप करूं तो कैसे, सबसे पहले अगर बाहर से k मल्टीप्लाई करोगे अंदर जाके, तो वो k आपके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जो आपकी चॉइस का हो उसमें जाके मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप अंदर से कॉमन ले रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई कांस्टेंट एक बार कॉमन ले सकते हो. ठीक है, एक बार में एक रो से एक ही बार आएगा. ठीक है, तो आप इसके बाद अलग अलग, मान लीजिए जैसे कि कभी ऐसा किस्सा आ गया कि देखिए ऐसे, मतलब कई लोगों को डिटरमिनेंट में ऐसा लगता है, ठीक है, होता नहीं है, लगता है. कैसे, कि k टाइम्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट जो दे रखा है, ये बेसिकली कई लोगों को ऐसा लगता है ये KA1 KC1 KA2 KB2 KC2 KA3 KB3 KC3, ये आ जाएगा. तो ये गलत होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां से एक k बाहर आएगा, यहां से एक k बाहर आएगा, यहां से एक k बाहर आएगा, तो ये किसके बराबर होगा, k क्यूब निकलेगा. और बाकी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरह से ये आ जाएगा. ठीक है, तो एक रो से एक बार कॉमन आएगा. अब एक बार कॉमन चला गया तो फिर इसके अगले से कॉमन आएगा, जो अगर पॉसिबल है तो. ठीक है, तो ये कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी है, या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने वाली. अच्छा, अब मान लीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप 6 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो रो के अंदर डिटरमिनेंट को, तो ये चॉइस आपके पास है कि क्या, कि मैं पूरा का पूरा 6 एक रो में मल्टीप्लाई कर दूं, कि पूरा पूरा 6 एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ये आपके पास चॉइस है कि एक 2 हो गया एक 3 हो गया, तो 2 को किसी रो में और 3 को किसी दूसरी रो में, 2 को किसी कॉलम में या 3 को किसी और कॉलम में, या फिर मैं 2 को रो में करूं और 3 को कॉलम में करूं किसी. ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, मैनिपुलेशन स्किल्स है सारी, कि आप अंदर ले जाके कि उसे किसी भी रो या किसी कॉलम में अपनी चॉइस के उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. हियर कम्स द प्रॉपर्टी नंबर 5. इफ एनी एलिमेंट और एनी रो और कॉलम, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू टर्म्स, 2 और मोर टर्म्स. ठीक है, तो दो, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स. ठीक है, हम 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं. जैसे देखिए कि ये डिटरमिनेंट में आपको जो डिटरमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है, उसमें ये A1x B1 प्लस वाई प्लस C1 प्लस Z था, और ये A2 B2 C2, ये A3 B3 C3 था. तो हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं इस तरह से. देखो इसको कैसे, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, A1x प्लस इसका कोफैक्टर C11
प्लस b1 प्लस y टाइम c12 प्लस c1 प्लस z इंटू c13, ये होगा। अब जरा देखो कि यहां पे अगर मैं ऐसे दो पार्ट से a1 a1 इंटू c11 प्लस b1 इंटू c12 प्लस c1 इंटू c13 प्लस x टाइम c11 प्लस y टाइम c12 प्लस z टाइम c13। अब ध्यान से देखो, ये जो है इनके इस एलिमेंट का कोफैक्टर b2c3 माइनस b3c2, और यहाँ पे भी a1 का कोफैक्टर वही बनेगा। तो अगर आप देखो कि ये क्या है, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा 1 और ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा 2। तो देख रहे हो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है वो दो में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ऐसे जब आपका एलिमेंट किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स ऐसे दो या दो से ज्यादा टर्म्स के क्या हो, टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हो, तो आप उसे से स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जिस रो को हम लोग स्प्लिट करते हैं या जिस कॉलम को स्प्लिट करते हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों रोज या कॉलम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे स्प्लिट फर्स्ट रो कर रहे थे तो ये अपने आप स्प्लिट हुआ, लेकिन बाकी दोनों रोज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। इसी कारण से देखो, जैसे कि अगर हमें आपसे मैंने कि सिग्मा विग्मा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सर डायवर्स पे सम अप करना होता है, उसमें ये सब चीजें यूज होती हैं। The value of determinant is not altered by adding to the elements of any row or column the same multiples of the corresponding elements of any other row or column, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा कि ये देख रहे हो कि ये वाला डिटर्मिनेंट था डी, ये डिटर्मिनेंट डी लिखा हुआ है, हमने डी में से एक नया डिटर्मिनेंट ऐसा बनाया। लेकिन देखो ये पहले वाले रो में क्या हुआ, रो 1 हैव चेंज इनटू रो 1, पहले रो के एलिमेंट में m टाइम दूसरे रो के एलिमेंट में m मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका रो 1 बन गया। लेकिन उससे पहले देखो कि ये ऐसा करने से आपका ये वाले एलिमेंट्स ये बन गए, लेकिन इससे क्या होगा कि इससे कोई चेंज डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं अभी सिर्फ एक ही ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक ऑपरेशन जैसे आपको दे रखा है a1 प्लस एम a2, ठीक है, a2 a3, b1 प्लस एम b2, c1 प्लस एम c3, यहां पे b2 c2, b3 c3। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा फर्स्ट रो के अलोंग, तो बताओ क्या हो जाएगा, a1 a2 b2 c2 b1 c1 a3 b3 c3 प्लस m कॉमन ले लो, a2 b2 c2 a2 b2 c2 और ये आपका a3 b3 c3। इससे हुआ क्या, देख रहे हो कि ये वाला रो और ये वाला रो क्या हो गया, सेम। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा यही डिटरमिनेंट जो आपने स्टार्ट करा था। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज करा था वो चेंज क्या करा था कि रो 1 के एलिमेंट में मैं रो 2 के एलिमेंट्स में m मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे ऐड करा था। तो उसको ऐसे लिखेंगे r1 टेंड्स टू r1 प्लस m टाइम्स r2, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए कि यहां पे लेके ये जो डिटरमिनेंट लिखा था उसमें मैंने साथ में ये भी ऑपरेशन करा है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को क्या लिखेंगे, लेकिन ध्यान दो कि यहां पे दो चेंज हुए हैं। तो जब एक ऑपरेशन हम लोग करते हैं, कहते हैं हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन, जब एक रो कॉलम ऑपरेशन करते हैं उसके डिटरमिनेंट में जो चेंज आ जाता है, तो जब हम दूसरा रो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो वो अब नए चेंज डिटरमिनेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे डी से ये बनाना था, तो अगर मुझे डी से ये बनाना था तो डी से मुझे डी डैश बनाना है, तो डी से डी डैश में कैसे बनाऊंगा। यहां पे ध्यान देना कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा रो 3 टेंड्स टू रो 3 प्लस n टाइम्स रो 1,
और उसके बाद करूंगा कि रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस m टाइम्स रो 2, ठीक है, तब जाके डिटरमिनेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले कौन सा ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये वाला ऑपरेशन अगर पहले करूंगा तो थर्ड रो में मैं क्या हो जाएगा, थर्ड रो में आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट, कौन था फर्स्ट रो का एलिमेंट, A1 B1 C1 में n मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर ये वाला ऑपरेशन मैं पहले कर देता अगर, तो क्या होता कि रो 1 ये बन जाता। अगर रो 1 ये बन जाता तो मुझे ये बनाने के लिए फिर दिक्कत होती, ठीक है, उतना आसान नहीं रहता, मे भी बन जाता लेकिन उतना आसान नहीं रहता। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपने एक ऑपरेशन कर दिया, आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन द सब्सिक्वेंट, ठीक है, द सब्सिक्वेंट रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग इट will be conducted on the new determinant after processing the first change, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन है उसे करने के बाद फिर जो चेंज होगा वो आपको वहां पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि एक साथ ऐसे कर देंगे। एक ऑपरेशन हो गया तो आप दूसरा ऑपरेशन अब नए डिटरमिनेंट पे करेंगे, हर ऑपरेशन और डिटरमिनेंट चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन अब सोचो कि अगर मैं क्या करना चाहता कि रो 3 टेंड्स टू रो 3 प्लस nr2, तो जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, रो 3 और रो 1 में हो रहा है ना। तो रो 2 में चेंज नहीं हो रहा तो दोनों चीज एक साथ हो सकती थी, ठीक है। तो जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होती है वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले कि किस ऑर्डर में ऑपरेशंस होने हैं, ये ध्यान नहीं रखते, जो मैं इतनी देर से बता रहा था कि अगर आपने एक ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट होगा, अगला रो कॉलम ऑपरेशन उस नए डिटरमिनेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रो में हम लोग सिर्फ रो ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रो में सिर्फ रो ही ऐड कर सकते हैं और कॉलम में सिर्फ कॉलम ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है। These are called as रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। तो रो में रो ही ऐड होगा, कॉलम में कॉलम ही ऐड होगा, नंबर 1। जब और रोज और कॉलम्स में सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने हैं, जो उस डिटरमिनेंट के हिसाब से कांस्टेंट है। ऐसे नहीं करना कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 इंटू C3, दो रोज दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अभी जो बता रहा हूं, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप ये शुरू में गलतियां करेंगे, ठीक है, तब जाके आपके आंसर्स वगैरह सही नहीं आएंगे तो आपको थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी। लेकिन वंस यू आर कंफर्टेबल कि हाउ द रो कॉलम ऑपरेशन हैज टू बी फ्राइड, अब बोलोगे सर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा, कि ये देखना पड़ेगा, ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेन पर्पस क्या रहता है, वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए मेन रो कॉलम ऑपरेशंस का मतलब रहता है कि हम उन डाटा को सिंप्लीफाई करें। डाटा को सिंप्लीफाई करने का मतलब बड़े से बड़ा नंबर, जो अगर नंबर बड़े हैं मैं उनमें से जो कॉमन ले सकता हूँ कॉमन ले लूंगा, ठीक है, या फिर मैं जितने ज्यादा जीरो बना सकता हूँ उतने ज्यादा जीरो बना लूंगा, ठीक है। ये रो कॉलम ऑपरेशंस का मतलब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक ऑपरेशन तो हमारे पास एक तरीका तो रहता है सीधे सीधे ओपन कर दो, लेकिन ये डायरेक्टली ओपन करके एक स्टैंडर्ड मतलब फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली होगा क्या कि जब भी आपको ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो आपकी मेन कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बना पाए, एक, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेके टर्म्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें। जैसे इसमें आप देखिए कि इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 3 1 है, अगर 3 1 है तो मैं 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 करके दो को तो जीरो बना ही सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन करता हूँ, आई डू द ऑपरेशन दैट C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अब देख रहे बोलोगे सर आपने बोला कि दो और दो ऑपरेशन एक साथ मत करो, लेकिन दो ऑपरेशन यहाँ मैं एक साथ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ किसमें कर रहा हूँ, C2 में और C3 में, ठीक है। और जब मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगले ऑपरेशन में C2 यूज नहीं हो रहा, अगर C2 यूज हो रहा होता तो मैं अलग अलग करता, ठीक है।
लेकिन जो चेंज हो रहा है वो कौन चेंज हो रहा है? C3 में क्या कर रहे हैं? C1। तो जो जिसमें चेंज हो चुका है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये है x, ये है एक्स स्क्वायर, क्योंकि C2 माइनस C1, तो कॉलम 2 के टर्म्स, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स में से कॉलम 1 का टर्म माइन, तो 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से C3 माइनस C1, तो ये 1 माइनस 1, ये हो जाएगा z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1 0 0, ठीक है। ये x, ये एक्स स्क्वायर, ये y माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। ये देखो ये सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में दोनों से z माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन की सब जगह सेम है, तो y माइनस एक्स बाहर ले लिया, z माइनस एक्स बाहर ले लिया, तो बचा क्या? 1x एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? जीरो में से तो कुछ भी जाए जीरो ही बचेगा, ये जीरो, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये y प्लस एक्स बचेगा, ये z प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को अब सॉल्व कर दो, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करूंगा, क्यों? फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करने पे बाकी दो टर्म्स तो जीरो ही हो जाएंगे, तो पहला वाला टर्म जो आएगा वो क्या बचेगा? 1 इंटू इसका कोफैक्टर, वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपका आ जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल क्या बचता है? y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। आप चाहे तो इसे अरेंज करके x माइनस वाई, एक माइनस बाहर आया, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y माइनस जेड हो गया, और तीसरा वाला टर्म आपका z माइनस एक्स हो गया। तो ये याद भी रखिएगा, ठीक है, कि ये डिटरमिनेंट जो होता है, कौन सा डिटरमिनेंट? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे होता है वो आपको ध्यान रहेगा तो इजी, क्योंकि ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज्ड आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज रो कॉलम ऑपरेशंस। अब अगले में क्वेश्चन जो है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये फैक्टराइज होके आंसर आना चाहिए। ये कैसे आएगा? पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये दोनों को वन बनाते हैं। अब बोलोगे सर ये दो क्यों बनाते हो, ये दोनों बनाते हैं, बना लो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा है, ठीक है, फर्क और नहीं पड़ता उससे। तो मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। तो डिटरमिनेंट जो रहेगा वो 1 0 0 ए क्यूब, बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। इससे देखो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 से b माइनस ए, कॉलम 3 से c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ये 1 0 0, ये आपका ए क्यूब, ये 1 ये 1, तो ये बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचेगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू 1 टाइम्स इसका कोफैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर तो चला गया, देखो तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसमें से आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। बाहर वाला तो आपका बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ, और प्लस ए टाइम्स, देख रहे हो, सी माइनस बी। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? बी माइनस ए इंटू
सी माइनस ए, यहां से सी माइनस बी सब जगह से कॉमन ले सकते हैं, ये सी प्लस बी प्लस ए आएगा। तो दिस विल, देखो इसको लिख दूंगा ए माइनस बी, तो बाहर एक माइनस, फिर इसको तो ये जो सी माइनस बी है इसे लिख दूंगा बी माइनस सी, तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये डिटरमिनेंट दे रखा है, तो इसमें ये फाइनली जो आना चाहिए आंसर, वो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फिर से देखो ये दो वन दिख रहे हैं, दो वन दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, दो वन में से तीन वन में से दो वन को जीरो कर दो। तो वही हमने करा क्या, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन, सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन, ये दोनों जीरो हो गए। देख रहे हो कि इस वाले कॉलम से इससे क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, और इस वाले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। ये देखो ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाल भी लिया। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे जो बच रहा है वो कुछ इस तरह से बच रहा है, ये देखिए यहाँ पे b प्लस है, यहाँ पे c प्लस है, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। आप चाहो तो यहीं से खोल दो, लेकिन वो ब्रैकेट में आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो मैंने एक ऑपरेशन और कर दिया, क्या कि C3 टेंस टू C3 माइनस C2, तो इसमें से मैंने ये माइनस करा। तो जब मैं करूँगा तो देखो C प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो C माइनस बी बचेगा, और जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। अब इस वाले में से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस वाले पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी। तो यहां से देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी सी माइनस बी, और ये ए टाइम सी माइनस बी है, तो यहाँ सी को, तो ये बचेगा सिर्फ इतना सा। अब इसे ओपन करो क्योंकि नंबर टर्म्स और कम हो गए, ठीक है। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू कोफैक्टर, दैट विल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, क्योंकि बाकी दोनों टर्म तो जीरो है, तो इसका कोफैक्टर होगा b प्लस ए इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये हमने यहाँ पे करा b प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने से b प्लस ए इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर c इंटू बी प्लस सी इंटू ए, बी सी प्लस ए सी, बाहर b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सब ऑलरेडी था, ठीक है। तो देख रहे हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, टू ए बी में से ए बी चला गया, तो बचा सिर्फ ए बी। तो यू आर लेफ्ट विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो चार फैक्टर आएंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो एक मैं आपको एक चौथा डिटरमिनेंट और दे रहा हूं जिससे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेंट, ठीक है। सर्कुलेंट कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी ए और सी ए बी, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को कहते हैं सर्कुलेंट। इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, या फिर आप इसको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे भी फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टराइजेशन विच कैन बी यूटिलाइज्ड। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ये प्रूव करके लेके आना है। अभी जो तीन को, ये चौथा भी याद रखना है, रिजल्ट क्या आएगा ये आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आएगा कैसे, ये आपको एक बार ट्राई करके लेके आना है अगले लेक्चर से पहले, ठीक है।